नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और देश खिसका के वीआईपी सीट पर आज ऐसे संसदीय क्षेत्र की बात करेंगे जहां के बारे में कहा जाता है कि ये बाबा विश्वनाथ की नगरी है। हिंदू धर्म में सर्वाधिक पवित्र नगरी में से एक माना जाता है और इसे अविमुक्त क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अलावा बौद्ध और जैन धर्म में भी इसे पवित्र माना जाता है। गंगा नदी, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर और इससे धार्मिक महत्व से अटूट रिश्ता भी रहा है इस क्षेत्र का। आप इसे प्यार से बनारस कहिए, काशी कहिए या वाराणसी कहिए। वाराणसी का सबसे प्रसिद्ध नाम तो बनारस ही रहा है। मुगलों और फिर अंग्रेजों के शासनकाल में भी इसका नाम बनारस ही था। यहां से लोकसभा के सांसद हैं नरेंद्र मोदी। पहले वाराणसी लोकसभा सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समाजवादी पार्टी चैलेंज करने वाली थी, लेकिन अब ये बेड़ा उठाने का जिम्मेदारी कांग्रेस ने ले ली है। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की घोषणा होने के 24 घंटे के भीतर ही सब कुछ बदल गया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच चुनावी गठबंधन होने के बाद अखिलेश यादव ने वाराणसी सीट राहुल गांधी के हिस्से में छोड़ दी और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार का नाम भी वापस लेना पड़ा। सुरेंद्र सिंह पटेल चुनाव लड़ने की खुशियां ठीक से मना भी नहीं पाए थे कि जल्दी जल्दी समेट लेने का फरमान भी आ गया था। अब कांग्रेस सपा गठबंधन के वाराणसी लोकसभा सीट से उम्मीदवार पर फैसला कांग्रेस यानी कि राहुल गांधी को लेना है। देखना है कि कांग्रेस किसी नए चेहरे को आजमाती है या फिर पुराने सिपाही पर फिर से भरोसा जताकर मोर्चे पर तैनात कर देती है। तो वैसे तो चर्चा है कि विपक्ष की तरफ से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय या फिर प्रियंका गांधी मैदान में उतर सकती हैं। जब से नरेंद्र मोदी वाराणसी से बीजेपी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े हैं, कांग्रेस अजय राय को ही मोर्चे पर खड़ा कर देती है। कांग्रेस नेतृत्व ने अजय राय को अब उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष भी बना दिया है। वैसे अजय राय 2009 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। अब 2024 लोकसभा चुनाव की बारी है। ऐसे में नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष से कौन टिक पाएगा, ये तो चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन उससे पहले वाराणसी को लेकर क्या है समीकरण, वो समझने से पहले सुनिए स्थानीय पत्रकारों की क्या है राय। सारे लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और फिर वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे एक बार। अब उनके सामने कौन कौन प्रत्याशी आता है, किस दल का आता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन वाराणसी में जो विकास के कार्य हुए हैं और जो अभी हो रहे हैं, उससे सब लोगों को पता है कि रिजल्ट क्या होने वाला है। वाराणसी की अगर बात करें सर, तो कांग्रेस और बीजेपी में कितना टाइट फाइट रहेगा या क्या कुछ रहेगा? देखिए, हर बार लोग लड़े हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का एक कद होता है और उस कद के आगे कौन टिकेगा ये समय बताएगा। लेकिन कद तो बड़ा ऊंचा है और प्रधानमंत्री जहां से चुनाव लड़ रहा हो तो उसके सामने फिर कोई भी प्रत्याशी आवे उसको मुश्किल का सामना तो करना ही पड़ेगा। मौजूदा सांसद की अगर बात करें, उनके कामकाज की बात करें तो कैसा रहा है? नहीं, कामकाज उनका अच्छा रहा है। बनारस बराबर आते जाते रहे हैं और यहाँ उन्होंने काफ़ी कुछ दिया है। अगर नरेंद्र मोदी यहाँ से सांसद नहीं होते और प्रधानमंत्री नहीं होते तो फिर इतना विकास भी नहीं होता। तो इसलिए लोग, विपक्षी दल के लोग भले ही कुछ कहें, लेकिन विकास तो हुआ है बनारस में। मैं तो कहता हूं कि भारत का बड़े से बड़ा लीडर आ जाए। आज की डेट में जो नरेंद्र मोदी ने अपने काम के बदौलत जो लकीर खींच दी है, उस लकीर के आगे कोई भी लकीर किसी की टिकने वाली नहीं है और यहाँ किसी नेता का जादू नहीं चलेगा। जिस प्रकार से वर्षों से जहाँ बनारस के बारे में कहा जाता था कि लोग यहाँ अटैची लेकर के आते थे, चुनाव लड़ते थे और चले जाते थे, वो परिपाटी जो है उसका वो क्रम तोड़ करके नरेंद्र मोदी ने एक नई लकीर खींची है। उस लकीर को पीट पाना किसी भी राजनेता के लिए मुश्किल है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो राहुल गांधी हो। स्वयं राहुल गांधी भी अगर यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो आज की डेट में, या मल्लिकार्जुन खड़गे लड़ जाएं, सोनिया गांधी लड़ जाएं, लेकिन कोई भी राजनेता आज की डेट में इस हैसियत में नहीं है कि नरेंद्र मोदी को डिफीट कर सके। वाराणसी में कोई समीकरण नहीं है। नरेंद्र मोदी जी का सामने कोई टिकने वाला नहीं है, कोई समीकरण नहीं है। और इसके पहले भी लोगों ने अपना टाई अप करके बनाया था। प्रदेश सरकार का जब चुनाव था, प्रदेश का चुनाव, उसमें
कांग्रेस और सपा दोनों लोगों का गठबंधन हुआ था। रिजल्ट आप लोगों ने देखा ही, सभी लोगों ने देखा, हम लोगों ने देखा। उसको लगा कि इसका कोई मतलब नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी क्यों यहाँ अपने विकास, एक ऐसे सांसद हैं हमारे बनारस के कि जिन्होंने कई बार, मतलब कि एक बार नहीं कई बार, यहाँ तो बहुत लोग ऐसे थे कि जो जीत के गए फिर दोबारा वापस नहीं आए। कई सांसदों का नाम ऐसे सूची में है। तो उन्होंने अपने बदौलत यहाँ विश्वनाथ कॉरिडोर बना के लोगों का एकदम दिल जीत लिया है। अगर बात करें बीजेपी की और कांग्रेस की, तो टाइट फाइट रहेगा या किस तरीके की लड़ाई दोनों पार्टियों में नजर आती है? लड़ाई तो कोई नहीं रहेगा, लाखों में का अंतर रहेगा। चुनाव में लाखों का अंतर होगा, मतलब मत का, क्या लाखों मत से अंतर रहेगा, कोई भी लड़े। मतलब वाराणसी की बात करें तो एक तरफा चुनाव रहेगा यहाँ पर। यहाँ एक तरफा चुनाव रहेगा, यहाँ एक तरफा रहेगा। बाकी जगह लड़ाई रहेगी टफ, अपना लोग जैसे आजमगढ़ वगैरह उधर रहेगी लड़ाई, लेकिन यहाँ बनारस में एक तरफा रहेगा। राहुल गांधी के बातचीत, मतलब जो वो बात करते हैं ना, तो लगता है कि वो पता नहीं कहाँ से बोलते हैं, क्या बोलते हैं। अब जैसे यहीं के युवाओं को कह दिया कि नशेड़ी हैं, काशी के युवा नशेड़ी हैं, एक कोई बात होती है? भाई आप आए हैं यहाँ अपना वोट बनाने के लिए कि अपना वोट कटवाने के लिए आए हैं? जब आप यहाँ आके किसी के घर में आप जाइए तो कहेंगे कि सब दारूबाज हैं और शराबी है, तो क्या वोट देंगे? क्या कोई वोट देगा? आप बताइए, एकदम नामलस चीज है। आप सोचिए कि कोई वोट देगा? जब हमको नशेड़िए बना के गए हैं, मतलब हम मतदाता की तरफ से बोल रहे हैं, एज पत्रकार नहीं हूँ। जब सारे मतदाता नशेड़ी हैं तो फिर वोट क्यों देंगे? 2019 में समाजवादी पार्टी की शालिनी यादव करीब 2 लाख वोट पाकर दूसरे स्थान पर रही थी। शालिनी यादव कांग्रेस के बड़े नेता और 1984 में सांसद रहे। श्याम लाल यादव की बहू है, पेशे से फैशन डिजाइनर, और 2017 में वाराणसी के मेयर का चुनाव लड़ चुकी शालिनी यादव अब तो समाजवादी पार्टी छोड़कर मोदी की शरण में आ चुकी हैं। अगर 2019 लोकसभा चुनाव परिणाम की अगर बात की जाए तो बीजेपी की तरफ से नरेंद्र मोदी मैदान में थे, जो कि करीब 6,76,664 वोट से जीत गए थे। 63.62% वोट प्रतिशत रहा था। सपा की तरफ से शालिनी यादव थे, जिन्हें 1,95,159 वोट मिले। 18.40% वोट प्रतिशत था। कांग्रेस की तरफ से अजय राय 1,52,548 वोट इन्हें मिला था। 14.38% वोट प्रतिशत रहा था। यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से सबसे हाई प्रोफाइल और वीआईपी सीट का नाम वाराणसी है। प्रधानमंत्री के यहां से उम्मीदवार में उतरने के बाद से न सिर्फ वाराणसी बल्कि आसपास की सीटों और बिहार की कई सीटों का केंद्र बनारस ही बन गया। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जब कभी भी पूर्वांचल दौरे पर होते हैं तो यूपी की आधी और बिहार की 20% सीमाओं को टारगेट करने में सफल रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 2 बार से यहां पर लगातार सांसद के तौर पर चुनाव जीतकर संसद पहुंचे हैं। अगर पिछले 4 चुनाव की बात करें तो 2004 में बीजेपी का गढ़ कहे जाने वाली सीटों को कांग्रेस ने जीतकर बड़ा झटका दिया था। इसके बाद साल 2009 के चुनाव में बीजेपी के त्रिमूर्ति में से एक मुरली मनोहर जोशी को यहां भेजा गया। जोशी से मुकाबला माफिया मुख्तार अंसारी का हुआ। बेहद करीबी मुकाबले से मुरली मनोहर जोशी यहां से जीत सके थे। इसके बाद साल 2014 में पीएम के साथ ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी मैदान में उतर गए। साल 2014 में मैदान में पीएम मोदी के सामने 6 उम्मीदवार मैदान में थे। अगर उसमें से 2014 लोकसभा चुनाव परिणाम की बात की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी के सिवाय जो बीजेपी की तरफ से उन्हें 5,81,022 वोट मिले थे। 56.37% वोट शेयर रहा था। आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल मैदान में उतरे, जिन्हें 2,09,238 वोट ही मिल सका। 20.30% वोट शेयर रहा था। कांग्रेस की तरफ से अजय राय मैदान में थे, जिन्हें 75,614 वोट मिले। 7.34% वोट प्रतिशत रहा। वहीं पर बसपा की तरफ से विजय प्रकाश जायसवाल उतरे, जिन्हें 60,579 वोट मिल सका। 5.88% वोट प्रतिशत रहा। सपा के तरफ से कैलाश चौरसिया मैदान में उतरे। 45,291 वोट ही इन्हें मिल सका था। 4.39% वोट प्रतिशत रहा। वहीं दूसरी तरफ से एआईटीसी टीएमसी की तरफ से इंदिरा तिवारी मैदान में थी, जिन्हें 2674 वोट ही मिला। जमानत जब्त कराकर रुकी थी। 0.26% इनका वोट प्रतिशत रहा था।
2014 में तो समाजवादी पार्टी चौथे नंबर पर पहुंच गई थी, लेकिन उससे पहले 2009 में अजय राय समाजवादी पार्टी के टिकट पर ही चुनाव लड़े थे और तीसरे नंबर पर रहे। वाराणसी सीट पर बीजेपी का 1991 से ही कब्जा रहा है। सिर्फ 2004 में कांग्रेस के राजेश मिश्रा बीजेपी के शंकर प्रसाद जायसवाल को हराकर चुनाव जीत गए थे। अखिलेश यादव के वाराणसी सीट छोड़ने की एक वजह तो यही लगती है कि कांग्रेस के साथ वो दूसरी सीटों के लिए दबाव बना सकें। शहर में समाजवादी पार्टी के वोटर जरूर हैं, लेकिन कांग्रेस की तरह वाराणसी कभी समाजवादी पार्टी का गढ़ नहीं रहा है। ये कहना ठीक नहीं होगा कि अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के दबाव में वाराणसी सीट छोड़ी है, बल्कि बेहतर ये कहना होगा कि कांग्रेस पर दबाव बनाने के लिए समाजवादी पार्टी ने वाराणसी सीट पर वैसे ही दावा जताया है, जैसे कि बस ट्रेन के जनरल बॉगी में लोग सीटों पर रुमाल रख देते हैं और कहते हैं कि जहां पर रुमाल रख दिया वो सीट हमारा हो गया और हम वहीं बैठेंगे। ये समझने की कोशिश भी काफी दिलचस्प है कि जिस लोकसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार के अलावा फिलहाल किसी के लिए भी चुनाव जीत पाना नामुमकिन हो, उसमें राहुल गांधी की इतनी दिलचस्पी क्यों होती है। वाराणसी की जातीय समीकरण को समझने से पहले वाराणसी की जनता क्या कुछ कहती है वो भी आप सुन लीजिए। काशी की बात करें तो क्या मूड है, सांसद के काम से आप लोग कितने खुश हैं? देखिए, रहा जनता का रुझान, मूड, और काशी की जनता केवल विगत 25-30 सालों से केवल अपनी परंपरा, अपनी पहचान के चलते भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाती रही है। और हम तो सांसद नहीं, प्रधानमंत्री चुन के भेजे हैं लोकसभा में, तो हम तो यही चाहते हैं कि फिर दोबारा नहीं तिबारा जब भी मौका मिले हम सांसद के साथ प्रधानमंत्री को चुने और नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री लगातार आगे चलता रहे। तो मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। काशी की पहचान, काशी की संस्कृति, काशी की तहजीब मोदी जी के चलते नहीं, काशी ने उनको जिताया है। काशी अपने में स्वयं एक नगरी है, धर्म की नगरी है, आस्था की नगरी है। तो मोदी के अलावा कोई नहीं, भाजपा के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। और रही छोटी मोटी पार्टियां वो आती जाती हैं, आयाराम गयाराम की बात ही नहीं करना है हमको। तो भारतीय जनता पार्टी, केवल भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के ही नेतृत्व में चुनाव होगा और वो लगातार जीतेंगे। मतलब कि वर्तमान सांसद को ही रहना चाहिए, ऐसा नहीं लगता कि पार्टी को किसी नए चेहरे पर दांव खेलना चाहिए? नहीं, ये शीर्ष स्तर पर होना चाहिए। यदि पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में लग रहा है कि मोदी जी को कहीं और से लड़ाया जाए तो निश्चित तौर पे वो लड़ा सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा सांसद जो हो वो देश का प्रधानमंत्री हो। तो निश्चित तौर पर हम तो यही चाहेंगे कि हमें दोबारा मौका नहीं तिबारा मौका मिले, नरेंद्र मोदी जी ही चुनाव लड़ें और नरेंद्र मोदी जी ही चुनाव यहाँ काशी से जीते और हमारा प्रतिनिधित्व करें। आप चाहते हैं कि मोदी जी ही प्रतिनिधित्व करें, क्या कुछ वजह है जिससे आपको लगता है कि फिर से मोदी यहाँ से चुनाव लड़ें? एक उपलब्धियां हो तो गिना पाएं, चाहे शिक्षा का हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे व्यवसाय का हो, चाहे आर्थिक हो, जितने भी मुद्दे होते हैं वो सब काशी से ही निकल के जाते हैं, चाहे व्यापारिक हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो। कमलापति जी भी थे, आज नरेंद्र मोदी जी हैं और नरेंद्र मोदी जी की तुलना हम किसी और भी नेता से नहीं कर सकते। अटल जी के बाद मोदी जी हैं तो मोदी जी ही हैं। विकास की बात करिएगा तो गंगा को देखिए, सड़क को देखिए, किसी भी मुद्दे पर आप देखिए तो काशी की एक अलग पहचान बन चुकी है। हम लोग बनारस की जनता जो है वो सांसद नहीं चुनती है, प्रधानमंत्री चुनती है। और यहाँ पे उनका काम सारे देश में ही लोग जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने यहाँ पे डेवलपमेंट किया है। आज हम लोग पुराने काशी को देखते हैं और आज के काशी को, आज काशी प्रधानमंत्री के नाम से ही जानी जा रही है। जिस तरह से कॉरिडोर बना, जिस तरह से बाकी हाईवे, रिंग रोड, जितनी भी चीजें बनी, काशी की एक अलग ही पहचान होगी। इसलिए हम लोग हमेशा चाहते हैं कि हमारे सांसद प्रधानमंत्री मोदी जी ही रहें। तो क्या लगता है कि वर्तमान सांसद को ही रहना चाहिए या पार्टी को किसी नए चेहरे को उतारना चाहिए? भाई हम तो अपना स्वार्थ देखते हैं कि शायद प्रधानमंत्री जैसा कोई काम करने वाला नहीं। हम तो चाहते हैं दूसरे सांसद भी शायद प्रधानमंत्री से ही सीखे कि कैसे अपने क्षेत्र का विकास किया जाता है। जिस तरह से उन्होंने विकास किया, जो उनकी प्लानिंग है, तो हम तो हमेशा ही अपना स्वार्थ देखेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ही हमारे यहाँ से सांसद बने। किन किन क्षेत्रों में लगता है कि काम हुआ है वाराणसी में? स्वास्थ्य में, शिक्षा में और खेल कूद में, हर चीज में हुआ है। अब एक तरीके से आप सभी सेक्टर ले सकते हैं। तो क्या लगता है कि जो वर्तमान सांसद हैं फिर से उनको ही यहाँ पर लाया जाए या फिर पार्टी
किसी नए चेहरे को वाराणसी में उतारे? अब वही आ ही रहा है, अब सब 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 जान रहा है कि वही आ रहा है, उसमें तो दो राय है नहीं। मोदी जी के कार्य से तो हम लोग बहुत खुश हैं और यहाँ की जनता भी बहुत खुश है, क्योंकि सर यहाँ पे पहले से बहुत ही ज़्यादा विकास हुआ है। रोड के मामले में आप देख लें या ओवरब्रिज और सारी चीज़ें पहले से बहुत ज़्यादा बनारस में डेवलपमेंट हुआ है, जिसके वजह से पहले बनारस में जो है कि रोडों पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, आने आने जाने में भी बहुत दिक्कत थी, लेकिन ओवरब्रिज की वजह से और हर ओवरब्रिज ही नहीं हर चीज़ में डेवलप हुआ है, जिसके वजह से यहाँ की जनता को बहुत सहूलियत मिल रहा है। नहीं, सांसद के कार्य से तो खुश हैं। पहले सांसद ऐसे हैं जो इतना काम हुआ है बनारस में। इसके पहले तो बहुत सांसद थे, कांग्रेस के भी थे, भाजपा के भी थे, लेकिन नाम के सांसद थे, काम के नहीं थे। तो मोदी जी काम के सांसद हैं, प्रधानमंत्री के अलावा यहाँ के सांसद भी हैं, तो हम लोग तो बहुत खुश हैं उनके सांसद से और चाहेंगे कि आजीवन मोदी जी यहाँ से सांसद रहें। मतलब वर्तमान सांसद को ही फिर से मौका मिलना चाहिए। क्या लगता है कि पार्टी को किसी नए चेहरे को यहाँ उतारने की जरूरत नहीं है वाराणसी में? नहीं, देखिए, राहुल गांधी अगर 3-4 बार और आके बोल दें यहाँ बनारस में, तो मोदी जी को 100% वोट पड़ेगा फिर। हाँ, जो कांग्रेस को पढ़ना भी था थोड़ा बहुत, वो भी राहुल गांधी आके खत्म कर दिए। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों आप बता रहे हैं कि अगर एक वक्तव्य ऐसा था ना कि बनारस के लोग दारू पी के लौटते हैं सड़क पे, मतलब कांग्रेस के नेता के मतलब जिस हैसियत के नेता हैं उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। मोदी ही चेहरा होना चाहिए, उनको ही यहाँ पर उतारा जाना चाहिए, ना कि किसी नए चेहरे को, क्योंकि अगर खास तौर पर वाराणसी की बात करें तो यहाँ पर हर क्षेत्र में डेवलपमेंट हुआ है। ये ठीक है कि वाराणसी भी कभी कांग्रेस का गढ़ रहा है, अमेठी और रायबरेली की तरह गांधी परिवार का गढ़ तो नहीं, लेकिन कमलपति त्रिपाठी के जमाने में कांग्रेस के लिए वाराणसी की भी अहमियत अमेठी और रायबरेली से कम नहीं हुआ करती थी। 1991 में राम मंदिर आंदोलन के दौरान IPS अधिकारी रहे श्री चंद्र दीक्षित भी बीजेपी के टिकट पर संसद पहुंचे और 2009 में मुरली मनोहर जोशी भी वाराणसी से सांसद बने और ये सिलसिला अब भी जारी है। अगर जातीय समीकरण को समझने की कोशिश करें तो 2011 जातीय जनगणना के मुताबिक करीब यहां पर 65.38% साक्षरता है और ग्रामीण वोटर 5,82,326 है, जो कि कुल 31.4% और शहरी वोटर 12,72,216 है, जो कि 68.6%। 2019 में कुल वोटर यहां पर 18,54,542 काउंट किए गए थे। वाराणसी लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति और मुस्लिम का भी असर रहा है। आबादी के हिसाब से अगर यहां पर देखी जाए कि किस जाति की आबादी कितनी है तो बौद्ध धर्म के 0.03%, ईसाई धर्म के 0.21%, जैन धर्म के 0.05%, मुस्लिम धर्म के 14.88%, अनुसूचित जाति के 10.3%, अनुसूचित जनजाति के 0.5% और सिख समुदाय के 0.09% आबादी है। वाराणसी में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। रोहन्या, वाराणसी उत्तर, वाराणसी दक्षिण, वाराणसी कैंट और सेवापुरी। इसके अलावा अगर कार्यकाल, सांसद के कार्यकाल को देखें कि किस पार्टी के सांसद कितनी बार वाराणसी सीट पर अपना संसदीय बचाए रखे हैं, तो 1952 में रघुनाथ सिंह कांग्रेस की तरफ से उतरे और 1952 में ही फिर से जब चुनाव हुआ उपचुनाव तो 1952 में त्रिभुवन नारायण सीट से कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार थे, जीत भी गए। 1957-1962 में रघुनाथ सिंह कांग्रेस की तरफ से जीते, 1967 में सत्यनारायण सिंह मार्क्सवादी की तरफ से और 1971 में राजा राम शास्त्री कांग्रेस की तरफ से, 1977 में चंद्रशेखर जनता पार्टी से जीते, 1980 में कमलापति त्रिपाठी कांग्रेस की तरफ से, 1984 में श्यामलाल यादव कांग्रेस की तरफ से, 1989 में अनिल शास्त्री जनता दल की तरफ से यहां से जीते और 1991 में श्री चंद्र दीक्षित बीजेपी की तरफ से जीते। 1996, 1998, 1999 में शंकर प्रसाद जायसवाल बीजेपी के टिकट से जीते। 2004 में राजेश कुमार मिश्र कांग्रेस की टिकट से जीते। 2009 में मुरली मनोहर जोशी बीजेपी के टिकट से जीते और उसके बाद 2014-2019 में नरेंद्र मोदी यहां से सांसद हैं। वाराणसी लोकसभा सीट से कई दिग्गज नेता चुनाव जीत कर आए हैं। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी, मुरली मनोहर जोशी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बेटे अनिल शास्त्री भी सांसद बने हैं। वाराणसी से 1957 के आम चुनाव में कांग्रेसी नेता रघुनाथ सिंह सांसद चुने गए। 1962 में भी जनता ने रघुनाथ सिंह को ही विजय बनाया। 1967 में यहां पहली बार
सीपीएम के सत्यनारायण सिंह ने चुनाव जीता। 1971 में कांग्रेस के राजाराम शास्त्री, 1977 में कांग्रेस विरोधी लहर के बदौलत वाराणसी से चंद्रशेखर चुनाव जीते थे। 1980 में कमलापति त्रिपाठी वाराणसी सीट से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। इसके बाद 1989 में इस सीट से पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बेटे अनिल कुमार शास्त्री चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। 2004 में राजेश मिश्रा जीत सके और 2009 में मुरली मनोहर जोशी इलाहाबाद से वाराणसी चुनाव लड़ने आए और चुनाव जीत भी गए। इसके बाद से मोदी का कब्जा है इस सीट पर। अगर वाराणसी के जातीय समीकरणों की बात करें तो यहाँ कुर्मी समाज के मतदाताओं की संख्या का सबसे ज्यादा वर्चस्व रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव की अब बारी है। ऐसे में दिसंबर 2023 में इंडिया ब्लॉक की जो बैठक हुई थी उसमें पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ वाराणसी सीट से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ने की सलाह दी थी। 2019 में तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के एक बयान के बाद उनके भी वाराणसी से चुनाव लड़ने की संभावना को लेकर खूब चर्चा रही थी। कहा तो ये भी जा रहा है कि वाराणसी सीट से कांग्रेस ने अजय राय के लिए ये सीट लिया है, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि मौजूदा यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय वाराणसी सीट से लगातार पिछला 3 चुनाव हारते आ रहे हैं, जिसमें 2014 और 2019 भी शामिल है और कभी भी तीसरे नंबर से ऊपर उठ नहीं पाए। चुनाव मैदान में जीतने के लिए ही नहीं, लड़ने के लिए भी कूद पड़ने का खास महत्व होता है, लेकिन ये काम तो अजय राय 2014 में ही कर चुके हैं। ऐसा करने की जरूरत तो 2019 में भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मैदान में आजमाया। तो क्या कांग्रेस एक बार फिर से अजय राय को ही वाराणसी से उम्मीदवार बनाने की सोच रही है या राहुल गांधी के दिमाग में कोई और चेहरा घूम रहा है? वैसे एक सहज सवाल और भी उठता है कि आखिर वाराणसी सीट पर राहुल गांधी की खास दिलचस्पी क्यों हो सकती है? 2019 की तरह कोई नया स्लोगन गढ़ रहा है क्या, या फिर मोदी के 400 सीटों के जो पार का टारगेट है, वाराणसी सीट भी इस बार बीजेपी की झोली में जाकर 400 पार का टारगेट पूरा कर पाएगी? ये देखने वाली बात होगी। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।